नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। प्रियंका गांधी ने जहां एक और भीष प्रतिज्ञा करके कांग्रेस को संजीवनी दी, वहीं उसको एक नया संबल देने के लिए अपने वरिष्ठ नेताओं को अपनी ओर मिला करके उनमें भी काम का ऐसा बंटवारा किया है जिससे वे सक्रिय भी हो गए हैं और उनके हौसले भी बुलंद हैं। ऐसे ही एक नेता है पंडित भूधर नारायण मिश्र। पंडित भूधर नारायण मिश्र इस शहर के पूर्व विधायक रहे हैं और जन जन से सुपरिचित है। कांग्रेस की जो आस्था है, उसकी जो निष्ठा है, उससे पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं। आज हम उनसे चर्चा करेंगे कि प्रियंका ने जो कांग्रेस को संजीवनी दी है वो कहां तक, कितनी दूर तक जाएगी, क्योंकि सवाल या निशान तो बहुत खड़े हो रहे हैं। हम एक बार फिर पंडित जी का स्वागत करते हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। पंडित जी, आपको शायद खबर मिली होगी कि प्रियंका गांधी आगरा जा रही थी, उन्हें एक्सप्रेस वे में हिरासत में ले लिया गया और वहां पर बाकायदे कांग्रेस से गुत्थम गुत्ता हुई। आचार्य प्रमोद कृष्ण भी थे और उनको पुलिस अपने साथ ले गई है। इसके पहले प्रियंका गांधी ने कहा, पता नहीं मुझको क्यों रोका जा रहा है, मुझे तो जाना है, हम तो जाएंगे ही, उस परिवार से मिलेंगे ही। और उन्होंने भी कहा कि ये कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम हो रहा है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कानून सर्वोपरि है, कानून से किसी को खेलने नहीं दिया जाएगा। प्रियंका गांधी वहां जाएंगी तो कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ेगी। क्या कहना है आपका इस बारे में? देखिए, जिनका कानून व्यवस्था में कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कहीं कानून ये नहीं कहता है कि कोई भी जन नेता किसी पीड़ित के परिवार से मिलने जाए तो वहां कानून व्यवस्था भंग हो जाएगी। ऐसा कहीं आज तक हुआ नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कानाबाजी है। एक दलित वाल्मीकि के लोगों ने व्यक्ति को आगरे में एक थाने में जबरदस्ती झूठे मामले में पाया गया, पीट के उसको मार डाला और उस परिवार से संवेदना प्रकट करने के लिए प्रियंका गांधी आगरा जा रही थी। मुझे ज्ञात हुआ कि उनको अरौल के पुल नाके पर आगरा हाईवे पर चलने के पहले पुलिस ने रोक लिया, बिना किसी वारंट के, बिना किसी कानून के। योगी सरकार की तानाशाही रवैये के कारण, उनके गलत आदेश के कारण उनको रोका गया। ये सर्वथा अनुचित है और प्रियंका गांधी से आने वाले विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री उनके घबराए हुए हैं, क्योंकि अभी उन्होंने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें कहा था कि उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं को टिकट दिए जाएंगे, कांग्रेस देगी। इससे सारे दलों में खलबली मच गई है। सत्ता पार्टी के अलावा अन्य विरोधी दल भी परेशान है इसका के इस साहसिक कदम से। पंडित जी, जब जहां पर वाल्मीकि एक युवक की पुलिस हिरासत में मौत हो गई, 5 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया, जांच हो रही है और पुलिस का ये कहना है कि हिरासत में था, उसने चोरी का मामला कबूल किया था, वो बीमार पड़ा और उसकी मौत हो गई है। और ये भी माना जा रहा है कि ऐसे मौके पर जा करके बिना परमिशन के पहुंचना, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होंगे। तो निश्चित रूप से क्या प्रियंका गांधी को परमिशन नहीं लेनी चाहिए? तो वो तो कानून का पालन करती है, परमिशन ले लेती, वहाँ चली जाती या फिर थोड़ा वेट कर लेती। ऐसा फिर हुड़दंग करने को क्या जरूरत है? क्या ये जो आरोप लग रहा है कि आप सिर्फ
अपना 2022 का चुनाव देख रहे हैं और जिसमें गेन करने के लिए ये सारी परिस्थितियां आप पैदा कर रहे हैं? देखिए, प्रियंका गांधी राजनीति कर रही एक दल की बहुत बड़ी नेता है और नेता का ये दायित्व है कि कहीं पर भी और अत्याचार हो तो वहां पर पहले संवेदना प्रकट करे, स्थिति का अवलोकन करे। उत्तर प्रदेश में कहीं पर ऐसा नहीं है कि कर्फ्यू लगा है, सामान्य स्थिति है और सामान्य स्थिति में किसी भी दल के नेता को जाने से या किसी भी व्यक्ति को जाने से सरकार रोक नहीं सकती है, लेकिन अनैतिक है, नियम विरुद्ध है, तानाशाही है। रह गया चुनाव, चुनाव तो होंगे ही होंगे, अभी अपने प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस चीज को ये देख के नहीं करना चाहिए कि वो चुनाव में इसलिए जा रहे हैं। अगर चुनाव है, चुनाव अपनी जगह होते रहेंगे, चुनाव अपनी जगह होते रहेंगे और सभी लोग जो उनका दायित्व है उसका निर्वहन शांतिपूर्ण करने के लिए जा रही थी। अहिंसात्मक तरीके से जो कांग्रेस की रीति नीति है, इस पर इस तरह से योगी सरकार ने जो कानून का सहारा लेकर उनको रोका है, ये नियम विरुद्ध है। लेकिन पंडित जी, आप ये मानते हैं कि जिस तरीके से वो जा रही थी, लखीमपुर में हुआ, हिरासत में लिया, उन्होंने अपनी जिद की और परिवार से मिली, सोनभद्र में यही हुआ, हाथरस में भी लगभग इसी तरीके से हुआ, सरकार को मजबूरन जो है अनुमति देनी पड़ी है। क्या कहेंगे इस बारे में? क्या आपको लगता है कि आगरा में भी वही पुनरावृत्ति होगी और अनुमति देनी पड़ेगी क्योंकि प्रियंका गांधी जिद कर रही है? सवाल जिद का नहीं है, सवाल अधिकार का है। ये प्रियंका गांधी का भी अधिकार है और उत्तर प्रदेश के हर नागरिक का अधिकार है कि कहीं पर भी वो आगे जाने के लिए स्वतंत्र है। क्या कारण है कि जब प्रियंका गांधी कहीं आगे बढ़ती है तो सरकार में खलबली मच जाती है और सारे कानून का सहारा लेकर उनके कार्यक्रमों में व्यवधान डालने का काम सरकार करती है। वो अपना काम कर रही है, वो सरकार से किसी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सरकार अगर अपना दायित्व सही तरह से नहीं निभा रही है तो फिर जन सामान्य में जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन का कार्य करता है फिर वो करेगा क्या? अगर ये भी नहीं कर सकता है कि कहीं वो चलेगा तो उसके चारों तरफ से पुलिस डर लेगी और उसको गाहे नहीं देगी। नियम कानून तो ही नहीं कहीं, बिल्कुल जंगल राज हो रहा है। बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त है, उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त है। यहाँ तो कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहाँ गड्ढा मुक्त, कहाँ अपराध मुक्त है। अपराध भी खूब हुए हैं, सड़क बहुत है, महंगाई बेरोजगारी भी है, तकलीफें भी है जनता की। और जन नेता कोई अगर वहां जाता है तो इस तरह से शुरू करी है जिस तरह से पुलिस किसी राजनीतिक दल की कर्मचारी होंगे, पुलिस को अपना दायित्व निभाने दीजिए। आप उस पर अंकुश क्यों लगा रहे हैं? ठीक, अब ये बताइए, जो ये नया नारा आया है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, इस नारे का क्या मैसेज है और इसका क्या संदेश जा रहा है? देखिए, इसका संदेश साफ। हमारी कांग्रेस पार्टी ने पहले भी इस बात का प्रयास किया था कि 33% राज्यसभा और लोकसभा में हम प्रत्याशी अपने बनाए, लेकिन किसी कारणों से नहीं हो पाए। कहीं कोई ना कोई व्यवधान आए, कुछ लोगों ने विरोध किया और मामला रुक गया है। लेकिन ये बात खत्म नहीं हुई। कांग्रेस ने हमेशा कहा कि हम 50% का पूरा ख्याल रखेंगे, 50% की आबादी महिलाओं की है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो प्रियंका गांधी ने एक साहसिक कदम उठाया और कल उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस घोषणा की, अब उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव में वो 40% अपनी पार्टी से महिलाओं को प्रत्याशी बनने जा रही है। इससे सारे राजनीतिक दलों में खलबली लग गई है। सत्ता पार्टी छोड़ दीजिए, दूसरे राजनीतिक दल की जो अपने को कहीं रिस्क समझ रहे थे उनको खतरा महसूस होने लगा। एक शंका उत्पन्न की जा रही है कि कांग्रेस जो है जन आधारित नहीं रह गई है, उसका अस्तित्व संकट में है। ये प्रत्याशी कहां से आएंगे? 160 प्रत्याशी महिलाओं के कहां से आएंगे? और क्या ये प्रियंका ने एक जोखिम भरा कदम नहीं उठा लिया है? प्रियंका के पिताजी ने, राजीव गांधी ने
जब नगर निगम पंचायत का राज एक्ट लाए थे, याद होगा आपको, तो लोग कहते थे कि गाँव में प्रधान महिलाएं कहाँ मिल गई। गाँव में प्रधान महिलाएं मिल गई, नगर निगम में महिला प्रतिरोध है। तो प्रश्न खड़े करने वाले वो लोग हैं जो गलत मानसिकता के लोग हैं, जो स्त्री अधिकारों के खिलाफ हैं, जो स्त्री स्वतंत्रता के खिलाफ हैं, जो नारी शक्ति को आगे बढ़ने देने के खिलाफ हैं। वो सब लोग इस तरह की बातें करते हैं, मिलेंगे, चुनाव जीतेंगे भी, और तब विधानसभा और लोकसभा में जनप्रतिनिधि के रूप में एक अच्छी संख्या महिलाओं की पहुंचेगी। निश्चित महिलाओं की भागीदारी से प्रदेश तरक्की के रास्ते पर तेजी से बढ़ जाए। तो ये टिकटार्थी कहाँ से आएंगे, आवेदक कहाँ से, कैंडिडेट कहाँ से आएंगे? क्या दूसरे दलों की ओर आप लोग ताक झाक करेंगे क्या? दूसरे दलों में तो महिलाएं हैं नहीं इतनी कि हम लोगों को ताक झाक करनी पड़े। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, फ्रीडम मूवमेंट पार्टी है जी, और एक लंबा इतिहास है जी। बहुत दिन से जो भी लोग कांग्रेस में काम कर रहे हैं, उनकी माँ है, उनकी बहनें हैं, कहीं न कहीं परिवारों से निकल के ऐसी महिलाएं आएंगी जो दिन भर राजनीति की चर्चा में रहती है और अपने परिवार की राजनीति में उनका पूरा सहयोग होता है। फिर फ्रंट से निकल के उनका अधिकार नहीं हो पाता है, उस अधिकार को देने के लिए प्रियंका गांधी ने कदम उठाया है। पंडित जी, राजीव गांधी ने एक प्रयोग और किया था कि 18 साल के लोगों को वोटर बना दिया था। आज वही वोटर जो है कांग्रेस के खिलाफ खड़ा हो गया है, बीजेपी के साथ जुड़ गया है। यही स्थिति अगर यूँ देखा जाए तो जो साइलेंट वोटर की बात हो रही है वो महिलाएं हैं। योगी और मोदी दोनों ये बात कह चुके हैं, और जितनी लाभार्थी हैं वो सब महिलाएं हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका रुझान योगी मोदी की ओर होगा कि प्रियंका गांधी के पास होगा? योगी मोदी को महिलाओं से कोई मतलब नहीं है, बात तो महिलाओं की करते हैं, ना उनके महिला है ना उनकी महिला है, तो महिला विहीन है, परिवार विहीन है, इनको महिलाओं के अधिकारों से क्या मतलब है? ये बात तो करते हैं बहुत कुछ, इसके बात करना अलग बात है, कुछ करना दूसरी बात है। जमीन पर धरातल पर काम करने का काम कांग्रेस कर रही है, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में काम होने जा रहा है। ये बड़े सौभाग्य की बात है, उत्तर प्रदेश की शुरुआत हुई है, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन पंडित जी, आपको ये लगता नहीं है कि जो कांग्रेस का इस समय नेटवर्क है, जो स्थितियां है, वो इस बात का संकेत कतई नहीं दे रही है कि आने वाले समय में आप मुख्य विपक्षी दल के रूप में होंगे या आप लड़ाई में होंगे? क्योंकि अभी तो आप 5-7 सीटों में हैं, कितना बढ़ेंगे, कितना संघर्ष करेंगे? तो अभी भी आपके ऊपर सवालिया निशान खड़ा, और कोई भी दल आपको गंभीरता से नहीं ले रहा है। हमें दल की गंभीर दल कोई इसकी आवश्यकता मैं समझता हूँ कांग्रेस को कभी नहीं थी ना। कांग्रेस को गंभीरता से जनता ने इस तरह का प्रयास है जी, और कहीं न कहीं किन्हीं कारणों से जनता कांग्रेस से कुछ दूर हुई। तो कांग्रेस खत्म पूरे हिंदुस्तान में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, आसाम से लेकर गुजरात, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय रूप में, विकल्प के रूप में पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी, कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं हो सकती। तो आज भी कांग्रेस को आप कहने चाहेंगे कि उनके जनता पिछली बार कब आए, कुछ निर्णय होता है गलत रहे हो, जनता को पसंद न आया हो, वो बात अलग है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी भी बहुत सतर्क है, गांव-गांव में कांग्रेस पार्टी है, और महिलाएं और नौजवान ऐसा नहीं है कि सब अपना भविष्य खुद सोचते हैं। आज किन्हीं कारणों से, गलत प्रलोभनों से, गलत आंकड़ों में रहकर लोगों ने ये सामुदायिक सरकारें बनाई है उत्तर प्रदेश और देश में, लेकिन उसके परिणाम अच्छे नहीं आए। अब आदमी है कि किस तरह से महंगाई बढ़ी है, किस तरह डीजल, पेट्रोल, किस तरह से गैस के दाम, किस तरह से हर चीज महंगी हो रही है। अब आप 3 साल में देखिए कि बहुत अच्छी लड़ाई हुई थी, लेकिन 214 रुपए में तेल किसी ने देखा ही नहीं कि 60 रुपए से 214 रुपया तेल जा रहा है। इतना लंबा मार्जिन क्यों हुआ? क्योंकि एक उद्योगपति जिनका फॉर्चून तेल दिखता है, लाखों से दावी खरीद ली, तो रोक लिया, दाम जो है आज वही आदमी मजबूरी में 214 रुपए 15 रुपए में कड़वा तेल लेके खा रहा है।
एक चीज नहीं है, सब चीज टिकट पर निगाह डालें, हर चीज सीमा तोड़ती हुई है। आज की कमर तोड़ महंगाई है, लॉ एंड ऑर्डर कहीं है नहीं, हत्या बलात्कार अपराध हो रहे हैं। हमारे कानपुर में हम देखते हैं रोज हत्याएं हो रही, कहीं हम अखबार में देखते हैं हत्याएं हो रही और अपराध मुक्त की बात कर रहे हैं। तो जो लोग बोल कर सरकार चला रहे हैं, विज्ञापन दे के अपने आप को नंबर 1 बता रहे हैं, उनको नंबर देने का काम जनता करेगी ना, तो अपने आप को नंबर देते हैं। तो आने वाले समय लगाएगा कि उनका नंबर क्या है। लेकिन पंडित जी, एक और ये लग रहा है कि कांग्रेस करवट बदल रही है और जो वाराणसी की रैली हुई है प्रियंका की वो भी दमदार रही है। दूसरी ओर ये भी हुआ कि अब संजीवनी भी मिल गई है, आपने 40% टिकट देने की भी बात कर दी है। इसके बावजूद क्या कारण है कि जो बिल्कुल निकट का नेता है वो टूट टूट करके जा रहा है? आप अपने यहाँ के राजा रामपाल को ले लीजिए, जो राजीव गांधी के बाद राहुल गांधी के साथ बड़े उनके किचन में माने जाते थे कोर ग्रुप के आदमी, वो टूट के चले गए। हिरेंद्र मलिक जो कि सलाहकार थे प्रियंका के, वो टूट करके चले गए। ललतेश प्रताप त्रिपाठी वो टूट करके चले गए। लगातार जितिन प्रसाद तो बहुत पहले चले गए थे। ऐसे समय में जब दिखता है कि कांग्रेस में कहीं कोई चमक है, उसके बाद भी नेता टूट टूट के जा रहे हैं और सपा में शामिल हो रहे हैं, इसका क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, इसका कारण कुछ नहीं है। ये जो आपने जितने नाम लिए हैं जी, एक ललतेश को छोड़ दीजिए, वो पूर्व में कांग्रेस में नहीं थे, किसी और दल से आए। उनकी आस्था के नेतृत्व से नहीं थी, न नीतियों से थी। अब उन्हें ऐसा लगने लगा, इस बार कांग्रेस 7 विधानसभा सीटें आई और इधर उनको ऐसे लगने लगा कि कहीं ऐसा हो कि हम फिर न विधानसभा में पहुंच पाए। उधर भय के कारण क्या उनका अपना आत्मविश्वास डगमगा गया, वो दल छोड़ के चले गए। तो कोई खास बात नहीं है, ये दलों में तो आना जाना तो नहीं रहता है। कांग्रेस में भी बहुत यही बात नहीं हुआ है, बहुत बार हुआ है, दल छोड़ के लोग गए। कांग्रेस की है और कांग्रेस भविष्य में भी रहेगी, कांग्रेस ही रहेगी तभी सुरक्षित रहे और अपना देश का रहे। पंडित जी, क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी ने जो कदम अब उठाया है, अब जिस तरीके से यूपी में प्रवास कर रही हैं, यूपी में समय ज़्यादा से ज़्यादा दे रही हैं, अगर ये सिस्टम उन्होंने 6 महीने पहले बना लिया होता तो शायद आज कांग्रेस की स्थिति कहीं ना कहीं बहुत मजबूत होती, लेकिन उसमें चूक हो गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी चुनाव के बहुत टाइम है और प्रियंका गांधी हर कदम अपना सोच समाज के उठाती हैं। अब उन्होंने परिवर्तन यात्राएं रखी उत्तर प्रदेश में। अगर 2 महीने ये परिवर्तन यात्राएं उत्तर प्रदेश में प्रियंका घूम गई, 2 महीने के बाद जब हमारी आपकी बात होगी तब तक उत्तर प्रदेश के हालात काफी कुछ बदल चुके होंगे। 2 महीने उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी घूम जाए, ज्यादा समय नहीं चाहिए। 2 महीने से आने वाले 6 महीने में सबका परिवर्तन संभावित है और निश्चित तौर पर ये प्रियंका गांधी जो मेहनत कर रही है, इसका परिणाम भी 6 महीने बाद नजर आएगा। उत्तर प्रदेश में आप साफ देख रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले भविष्य में ये 250 के आसपास उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जीत जाए। लेकिन कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी में भले ही बहुत सूझबूझ हो, लेकिन कहीं ना कहीं चूक तो लगातार हो रही है। जैसे आपके जैसे नेताओं के साथ में जो उपेक्षा का बर्ताव हुआ और अब पुनः आपको सक्रिय किया गया है क्योंकि उन्होंने मान लिया कि ये स्थितियाँ हैं। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि भूधर जी को इसलिए लाया गया क्योंकि वो ब्राह्मण फैक्टर है, ब्राह्मण होने का अब वो ब्राह्मण चेहरा होकर काम करेंगे। तो ये बातें क्या पहले प्रियंका जी को नहीं पता थी और यही कांग्रेस की बड़ी चूकें रही हैं जिनके कारण उसका जनाधार खिसकता गया? नहीं, देखिए, प्रदेश नेतृत्व कभी कभी गड़बड़ी होती है। तो ये प्रदेश नेतृत्व गलतफहमी थी कि हम लोगों के खिलाफ गठबंधन दिया गया, हम लोग मेरे साथ बैठे रहे। दूसरे दल के नेताओं ने प्रयास भी किया, उनसे जीत नहीं।
कि हमने कहा हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी रहेंगे, हमें किसी दूसरे में जाने की जरूरत है नहीं। और निश्चित तौर पर जब प्रियंका गांधी का के बाद हमसे भी इनके साथ अन्याय हुआ तो हमको सम्मान के साथ लखनऊ में बुला के सम्मान के साथ हमें पार्टी में स्थान दिया गया और हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं और हमें भरोसा है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में देश में एक बार फिर से एक ऐसी सरकार बनेगी जिसमें उद्योग धंधे करेंगे, जिसमें रोजगार मिलेगा, जिसमें महंगाई कम होगी, जिसमें सांप्रदायिक सद्भाव होगा। आज राजनीति जो हो रही है हिंदू मुसलमान से हो रही है, हिंदुस्तान पाकिस्तान से हो रही है, आज धर्म परिवर्तन से हो रही है, मां पेंशिंग से हो रही है। कोई बुनियादी बात नहीं हो रही है जिससे लगे कि उत्तर प्रदेश कहीं तरक्की के रास्ते पर है या देश कहीं तरक्की कर रहा है। भारत हो रही हमारे रुपए की ज्यादा नुकसान में, पेट्रोल डीजल की मैंने आपसे पहले ही बता दिया। कौन सी ऐसी चीज है जो आज की साधारण सुलभ हो जिससे कि गरीब आदमी को राहत महसूस हो। हिंदुस्तान के चंद उद्योगपतियों होकर जिनकी पूंजी की अगर जांच कर जाए कि इतने सालों में इतनी पूंजी कितने हिस्सों की बढ़ी है तो सब इधर होंगे और नेता भी बहुत से जेल। लेकिन पंडित जी आप ये नहीं मानते हैं कि आपके जो दिग्विजय हो, चिदम्बरम हो और आपके जो है सुरेंद्र जी हो, इन लोगों ने जिस तरीके से अपने बयानों से जो कांग्रेस की छवि बना दी जैसे कि ये पाक परस्त है और हिंदू आतंकवाद कह करके एक विषम स्थिति पैदा कर दी है। आपने अभी ठीक जिक्र किया कि वो धर्मांतरण की बात और लब जिहाद की बात और ये सब बातें होंगी, तो ऐसी परिस्थितियों से कांग्रेस अपना कैसे मुकाबला करेगी? कांग्रेस का आजादी के जमाने में भी यही काम था, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर कांग्रेस ने अंग्रेजों को बताया। आज भी बापू को दिखाए हुए उस रास्ते पर कांग्रेस चल रही है। कांग्रेस की हुकूमत आने के पहले जब आजादी की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही थी 1930 में, जब हिंदुस्तान में लाहौर था, रावी के तट पर फैसला लिया गया था कि कांग्रेस प्रदेश को आजाद कराएगी, तो कैसे चलाएगी? तो फैसला यही तो लिया गया था कि प्रजातांत्रिक तरीके से चलाएगी, धर्मनिरपेक्षता के आधार पर चलाएगी, समाजवाद के आधार पर चलाएगी। ये तीन केवल कांग्रेस के पास आज तक से लेकर आज तक है, उन्हीं तीनों प्रेम्बल पे कांग्रेस काम कर रही है। और जब कभी इन प्रेम्बल पर जनता को संदेह हुआ तो जनता ने कांग्रेस को पटक दिया। ये नेता तो अपनी प्रयास होते हैं हमारे कांग्रेस के विरोधी, तो कांग्रेस को अगर कहीं चूक हुई है तो जनता ने कांग्रेस को भी सबक दिया है और जनता सबको सबक सिखाने के लिए तैयार है, क्योंकि जनतंत्र की यही विशेषता है कि हर चीज जनता के हाथ। बड़ी एक बात आप भी मानेंगे कि जो माइनॉरिटीज थी तो वो कहीं ना कहीं ये मानती थी कि कांग्रेस का चेहरा पूरी तरीके से धर्मनिरपेक्ष है और हमको इसके साथ जुड़े रहना चाहिए। लेकिन आज वो लोग भी बड़े अवाक हैं जब आपके नेता मंचों पर जाते हैं, चंदन लगाए होते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, विश्वनाथ मंदिर जाते हैं, फिर विभिन्न मंदिरों में जाकर के प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं। कहीं कहीं ये लगता है कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व का उन्होंने अपना चोला भी पहन लिया। ऐसी स्थिति में जो माइनॉरिटीज है अब वो अवाक होकर के देख रहा है कि भाई हमने तो इन पर ये विश्वास किया था, ये तो बड़े धर्मनिरपेक्ष थे, अब तो ये भी वही परिस्थितियों में आ गए जिन पर जो है योगी और मोदी चल रहे हैं। महात्मा गांधी ने जब निर्णय लिया था तो महात्मा गांधी रामधुन रोज करते थे, है ना, याद होगा आपको, आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा है, रामधुन रोज पढ़ते थे, बिरला मंदिर में रहते थे जी। तो माइनॉरिटी को विश्वास था कि ये जो व्यक्ति आज अपने धर्म को मानता है वो महान है, दूसरे धर्म की जो आलोचना करता है वो दुष्ट है। कांग्रेस का तो ये कल्चर रहा है कि वो अपने धर्म की हमेशा सुरक्षा करता रहा है, लेकिन दूसरे धर्म का सम्मान भी करता रहा है, वो आज भी कर रहा है। लेकिन जो लोग दूसरे धर्म का सम्मान नहीं कर रहे हैं और जबरदस्ती अपने को हिंदूवादी बताते हैं, वो लोगों ने गुमराह किया है इस देश की जनता को। और कुछ लोग पढ़े लिखे भी गुमराह हुए हैं, ऐसा नहीं कि सब अनपढ़ हुए हों। आज परिस्थितियां बदल रही है, आदमी के सामने रोटी और पेट पहले है, बाकी सब चीजें गौड़ हैं।
तो आदमी कभी, आप समझिए कि मैं खुद रोज पूजा करता हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ, लेकिन इसका मैं प्रदर्शन नहीं करता हूँ। हाँ, वही मैं कह रहा था। और मैं प्रदर्शन नहीं करता हूँ। लेकिन और अब तो प्रदर्शन हो रहा है ना जी, दिल से आस्था कर रहे हैं जी, दिल से मंदिर मस्जिद में जा रहे हैं, गुरुद्वारा में जा रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, तो उन सबका तो देश है, मिली जुली संस्कृति का देश है, गंगा जमुनी सभ्यता का देश है। आज ये किसी एक धर्म की ठेकेदारी का देश नहीं है। देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, किसी ने नहीं कहा था कि हिंदू के साथ मुसलमान जी क्यों लड़ रहा है देश की आजादी के लिए, सिख और ईसाई क्यों लड़ रहा है, जैन क्यों लड़ रहा है, किसी ने नहीं पूछा था। आज ये सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं? इसलिए कि गिमिक है, बाजीगरी है वोटों की। 80% हिंदू है, 20% अल्पसंख्यक है। किसी तरह से भावनात्मक रूप से ऐसा वातावरण बनाओ ताकि 80% हिंदू उनकी झोली में आ जाए, 20% की उन्हें जरूरत नहीं। ये सोच ही गंदी है। सबका साथ और सबका विकास बात करने वाली झूठी पार्टी, झूठा नेता, उन सब के ऊपर आज जनता को पूरा भरोसा टूट गया है। जनता ने मन बना लिया है, आने वाले समय में इस देश के अंदर ऐसी सरकार होगी, सभी धर्मों को मानने वाली हो, सभी का विकास चाहती हो, और जिसने पूर्व में सभी का विकास किया हो, सबके लिए चिंतन किया हो। पंडित जी, आप तो चुनाव घोषणा पत्र समिति में भी है। अभी चुनाव घोषणा पत्र में कुछ वायदे कुछ पार्टियों ने किए हैं, जिसमें मुख्य रूप से 300 यूनिट फ्री बिजली की बात की जा रही है, और उसमें आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों आमने सामने आ गए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप भी इसी तरीके के कोई वायदा करने जा रहे हैं, या बिजली आप भी फ्री कर देंगे, या आप कोई ऐसा कुछ लेकर के आ रहे हैं जैसे कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, हम 10 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे, ऐसा कोई लोक लुभावन वादा भी लेकर के आप आ रहे हैं जिससे जनता को राहत भी मिलेगी और आपके लिए लोग वोट भी करेंगे? हमारा चुनावी घोषणा पत्र जनता के बीच में जाके तैयार किया जा रहा है। सलमान खुर्शीद के साथ दौरा कर रहे हैं, जगह जगह उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में दौरा किया है। हर जगह स्थानीय स्तर तक लेके प्रदेश स्तर तक की उन समस्याओं को जो आदमी से जुड़ी है उनको उस घोषणा पत्र में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी अभी कोई इस नए घोषणा जिसमें हमें शामिल किया गया, इसके बाद कोई बैठक नहीं हुई है, इसलिए अभी हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते। लेकिन आप चाहेंगे क्या? चाहेंगे तो आप कांग्रेस की जो रीति रही है वो यही रही है, सबसे कमजोर और गरीब को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने की सोच रही है। उसी दिशा में हमारा घोषणा पत्र भी बनके तैयार होगा। जब आएगा जनता के सामने तो जनता महसूस करेगा कि ये कोई ऐसा घोषणा पत्र नहीं है जिसमें 15 लाख रुपए देने की बात कही जाए, फिर कह दिया जाए कि ये जुमलेबाजी। ऐसी पार्टी कांग्रेस पार्टी नहीं है। लेकिन 300 यूनिट बिजली जो फ्री करना है, ये तो जुमलेबाजी तो है नहीं, क्योंकि दिल्ली में तो कर दिया आम आदमी पार्टी ने। अच्छी बात है, दिल्ली में कर दिया, अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस भी हो सकता है इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही हो। आज उत्तर प्रदेश का बिजली का उपभोक्ता हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महंगी बिजली खरीद रहा है। ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दूसरे प्रांतों से सस्ती बिजली खरीद के महंगी बिजली उपभोक्ताओं को दे रहा है। ये अन्याय नहीं है तो क्या है? कभी इस पर जनता को चिंतन तो करना पड़ेगा, इसलिए जनता चिंतन करेगी और निश्चित करेगी। आपको क्या लगता है 2022 का जो चुनाव है वो किस मुद्दे पर लड़ा जाना है? 2022 के सारे मुद्दे जनता के मुद्दे होंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह से शिक्षा ठीक हो, किस तरह से स्वास्थ्य ठीक हो, किस तरह से बेरोजगारी को खत्म किया जाए, ताकि उत्तर प्रदेश का आदमी रोजगार के लिए विदेशों में न जाए या देश के दूसरे दूरस्थ हिस्सों में बंगलौर, तमिलनाडु और चंडीगढ़ या नोएडा की तरफ न भागे, उसको अपने स्थान पर रोजगार मिले और किसानों की तरक्की हो। जो किसानों की आय बढ़ाने की बात कर रहे हैं, आज किसानों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। 11-10 महीने के ऊपर हो गए किसान आंदोलन कर रहा है, और आज किसान की परवाह नहीं, क्योंकि उद्योगपतियों ने सरकार बनवाई है, इसलिए उनके हितों को देखा जा रहा है, किसान के साथ अन्याय हो। लेकिन जब चुनाव की बयार चलेगी तो वहां तो ध्रुवीकरण के मुद्दे सामने आएंगे, उनका मुकाबला कहां से हो पाएगा?
हर तरह के मुद्दे आएंगे और अच्छी बात है, मुद्दे आना चाहिए। जनता के बीच से जब जनता के मुद्दे आते हैं तो जनता उस पर सही फैसला लेती है जी। और यही हमें इंतजार है कि बड़े मुद्दे वो आए जो जिससे जनता का कल्याण। आज जो मुद्दे हैं वो मुद्दे ही नहीं, आज वो सारे मुद्दे भूल गए जो कोलकाता की पहली बातें करते थे मोदी या योगी, जिन बातों के लिए विरोध करते थे, चाहे पेट्रोल के दाम हो, चाहे डॉलर का मूल्य हो, चाहे कोई हो, हर चीज पर विरोध करते थे। और आज भी ये कहते हैं कि कांग्रेस ने नहीं किया। अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो तुम देख क्या रहे हो? मोदी या योगी के परिवार की संपत्ति तय नहीं, जनता की संपत्ति है जिसको कांग्रेस ने बनाया था। बेच रहे हो प्राइवेट सेक्टर में, एयरपोर्ट दे रहे हो, सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर में भेज रहे हो। प्राइवेट सेक्टर में आदमी की नीति वेलफेयर नहीं होती, कल्याण की नहीं होती, तो निजी फायदे की। क्या आप मानते हैं कि वालों को लाभ है? आप क्या मानते हैं कि चुनाव में प्रियंका गांधी चेहरा बन करके आए या फिर कोई ब्राह्मण चेहरा लाया जाए, जिसकी चर्चा भी हो रही है? राजीव शुक्ल की भी नाम की चर्चा हो रही है, एक बीजेपी के नेता के भी नाम की चर्चा हो रही है। आप क्या चाहते हैं, कैसे जो चुनाव में कांग्रेस हावी हो, क्या करना चाहिए? क्या ब्राह्मण का चेहरा लेके आए, कि जैसे पहले शीला दीक्षित का लाया गया था लेकिन वो तो चली गई थी बीच में? आप क्या चाहते हैं? देखिए, ब्राह्मण आज चौराहे पे खड़ा जी, और राजनीतिक दल ब्राह्मणों की उपेक्षा कर रहा है। सब दल उपयोग करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर कभी समान ब्राह्मणों को मिला तो कांग्रेस के सीट में मिला है। गोविंद वल्लभ पंत पहले चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण थे, कमलापति त्रिपाठी हुए ब्राह्मण थे, हेमवती नंदन बहुआ हुए ब्राह्मण थे, नारायण तिवारी ब्राह्मण थे, श्री सत्येश्वर ब्राह्मण थे। इसके बाद हमें बताइए किसी राजनीतिक दल ने आज उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर दिया है? नहीं दिया है और ना देंगे। भविष्य कभी नहीं होगा अगर कांग्रेस की सरकार नहीं होगी, और ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर जब होगा तो कांग्रेस की सरकार में ही होगा। मैं ये दावे के साथ नहीं तो आप सजेस्ट करेंगे कि कौन सा चेहरा होना चाहिए, क्योंकि जनता भी तो चेहरा देखना चाहेगी। ये तो हमारे यहाँ हमेशा हाईकमान एक सिस्टम में चलता है। जब विधानसभा या लोकसभा चुनाव होते हैं तो उनमें निर्णय लिया जाता है कि कौन उनका नेता है। वहां पर नहीं देखा जाता है कौन किस बिरादरी का है, वहां ये देखा जाता है किसका समर्थन है, किसका नेतृत्व पर आता है, किसकी नीतियों पर आता है, किसको जनता की परवाह है। ऐसा ही आदमी नेता चुना जाता है। भविष्य में भी कांग्रेस ऐसे ही किसी नेता को चुने, वो किसी भी धर्म संप्रदाय का इससे लेना चाहते। पंडित जी, ये बात साफ साफ आ रही है कि मुख्य विपक्षी दल के रूप में सपा है, कांग्रेस ने भी अपनी तेज रफ्तार बढ़ाई है। मैं आपसे खाली ये जानना चाहता हूं कि 2022 के चुनाव में जो है कांग्रेस कहां खड़ी दिखेगी? आज कांग्रेस जहां की गई बहुत आगे दिखाई पड़ी जी। आज वो विपक्षी दल जो अपने को भविष्य का दावेदार रखा रहे हैं, वो विपक्षी दल भी परेशान है। एक अपने को नेता बताती है, वो भी परेशान है। उनको कांग्रेस की ज्यादा चिंता है, भारतीय जनता पार्टी की चिंता नहीं। इसी तरह से उनको समाजवादी पार्टी के नेता भी बोल रहे थे कि कांग्रेस को तो प्रियंका गांधी को तो भाजपा बढ़ा रही। तो इस छोटी और घटिया बात सुनने से ये तो समझ में आ गया कि वो भयभीत किससे है, प्रियंका गांधी के नेतृत्व से। तो ये भी एक बार ये भी बात हो रही है कि सारे विपक्षी दलों को एक हो जाना चाहिए, तभी योगी सरकार से मुकाबला हो सकता है। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। कांग्रेस को कभी भी किसी भी दल के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। चुनाव लड़ने के बाद क्या परिस्थितियां होती है, अगर हमारी विचारधारा नजदीक है तो उनके साथ मिलकर सरकार बनाने में कोई ऐतराज नहीं करना चाहिए। ठीक बात। लेकिन चुनाव अलग अलग लड़ना। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे तरीके से विश्लेषण किया, आपका बारंबार अभिनंदन भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंडित भूधर नारायण मिश्र कितने आश्वस्त हैं, कितना उनका आत्मविश्वास है। और क्यों नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस के प्रति वो समर्पित है और उन्हें दिखाई दे रहा है कांग्रेस का सुनहरा भविष्य, और ये विश्वास भी कर रहे हैं। लेकिन सच बात तो ये है, कांग्रेस को अभी और संघर्ष करने की
ज़रूरत है। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।